नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह सीपीसी लेक्चर सीरीज में आज ट्रांसफर ऑफ केसेस, जिसे सेक्शन नंबर 22 से 25 में डिस्कस किया गया है, को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्लांटिफ को मिलने वाला राइट डोमिनस लिटिस किसे कहते हैं और ट्रांसफर एप्लीकेशन पे कोर्ट्स जब फाइनल ऑर्डर देती हैं, जब चीजों को फाइनलाइज करती हैं, तो वो किस तरह से बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस को देखती हैं, किन किन लोगों के इनकन्वीनियंस को कंसिडर किया जाता है। इसके बाद सेक्शन 22 में ये देखेंगे कि एप्लीकेशन कब तक लाई जा सकती है और एप्लीकेशन लाते समय क्या नोटिस देनी होगी, क्या अपोजिट पार्टी को सुनवाई का अधिकार मिलेगा। सेक्शन 23 इस बात को डिस्कस करेगा कि ट्रांसफर की एप्लीकेशन किस कोर्ट में लाई जाएगी। सेक्शन 24 डिस्कस करता हुआ नजर आएगा कि जनरल पावर क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और हाई कोर्ट के। ट्रांसफर के केस में दोनों कोर्ट्स के पावर लगभग बराबर नजर आएंगे। और सेक्शन नंबर 25 सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को या एक स्टेट की लोअर कोर्ट से किसी मुकदमे को, किसी प्रोसीडिंग को दूसरे स्टेट के लोअर कोर्ट में ट्रांसफर करती है, यह पावर सेक्शन 25 प्रदान करती है। इस टॉपिक में कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने रखेंगे जहां पर अलाउ किया जाएगा ट्रांसफर की एप्लीकेशंस को, और दूसरी ओर कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे जहां पर ट्रांसफर की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाएगा। और एक लीडिंग केस इस पे आएगी मनेका संजय गांधी वर्सेस रानी जेठमलानी की, जहां सुप्रीम कोर्ट 1979 में इस टॉपिक को एक कंक्लूड करने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से आखिर पैरामाउंट कंसिडरेशन ट्रांसफर की एप्लीकेशन को सुनते समय, फाइनल करते समय किस बात को पैरामाउंट कंसिडरेशन के रूप में कोर्ट्स देखेंगे। जब किसी सिविल मामले में प्लांटिफ को एक से ज्यादा कंपिटेंट कोर्ट्स अवेलेबल होती हैं अपनी रेमेडी को लेने के लिए, तो डोमिनस लिटिस एक राइट है, यह प्लांटिफ का राइट बनता है कि वो अपनी मनपसंद उस कोर्ट में अपना मुकदमा इंस्टीट्यूट करे। इस पावर को, ये जो कैपेसिटी और पावर डोमिनस लिटिस का प्लांटिफ को मिलता है, जनरली इसको कर्टेल नहीं किया जाता, इस पर इंफ्रिंजमेंट नहीं लगाए जाते। इसको इंफ्रिंजमेंट अगर कहीं लगा सकते हैं तो वो सेक्शन नंबर 22 से 25 में ही प्रोविजंस बताए गए हैं, जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बताते हैं कि आप इस वाले पावर जो डोमिनस लिटिस के हैं इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? लगाने का कारण ये कि जुडिशरी की सबसे बड़ी ड्यूटी जो बनती है वो ये बनती है कि सिर्फ जस्टिस होनी नहीं चाहिए, जस्टिस दिखनी भी चाहिए। मतलब जो मामले के दोनों पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज का विश्वास भी न्यायपालिका में होना चाहिए, उस न्याय व्यवस्था में होना चाहिए। दोनों पार्टीज को यह लगे कि हां फेयर और इम्पार्शियल तरीके से ट्रायल चल रहा है। अगर किसी पार्टी के मन में यह संदेह आता है कि नहीं, मुझे यहां से जस्टिस मिल ही नहीं सकती है, मुझे जस्टिस का कोई चांस ही अवेलेबल नहीं है, तो वो ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव कर सकता है। ट्रांसफर एप्लीकेशन जब मूव की जाएगी तो जो भी कोर्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन सुनेगी सेक्शन 23 में, ये उनकी जिम्मेवारी बनेगी कि वो अपने डिसीजन देने के पहले एक बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस को इस्टैब्लिश करें। बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस किन किन चीजों में? एक तरफ प्लांटिफ का राइट होगा डोमिनस लिटिस का, कि प्लांटिफ को अधिकार बनता है वो अपनी मनपसंद कोर्ट में जो कंपिटेंट हैं, एक से ज्यादा हैं, जो कोर्ट उसको पसंद हो वहां अपना मुकदमा इंस्टीट्यूट करे। दूसरी ओर राइट बनेगा डिफेंडेंट का या दोनों में से किसी पार्टी का। क्या डिफेंडेंट का राइट बनेगा? कि इसके दिमाग में यह संदेह नहीं आना चाहिए कि फेयर और इम्पार्शियल ट्रायल नहीं हो सकता या फेयर और इम्पार्शियल ट्रायल यहां चल ही नहीं रहा है। इस बैलेंस को बनाते समय, इसको फाइनलाइज करते समय कोर्ट्स प्लांटिफ को होने वाली इनकन्वीनियंस को ध्यान में रखेगी, डिफेंडेंट को होने वाली इनकन्वीनियंस को ध्यान में रखेगी अगर ट्रांसफर एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं। उस केस में जो जुड़े हुए विटनेसेस हैं उनके इनकन्वीनियंस को भी मद्देनजर रखेगी।
वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सिविल सूट जहां लोकेटेड होगा, वहां पर जो इनकन्वीनियंस होने वाली होगी उसको भी ध्यान में रखेंगे। अब वहां कैसे इनकन्वीनियंस होगी? मान लीजिए जो सिविल केस का मैटर है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो सिलचर में सिचुएटेड है और आप ट्रांसफर कर रहे हैं नागांव की कोर्ट को, और उस मुकदमे में मीन प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। अब मीन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नागांव की कोर्ट को अपने पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पूरा महकमे को आना पड़ेगा सिलचर, उस लोकेशन पे जहां पर वो सब्जेक्ट मैटर है, और इन सारे में इनकन्वीनियंस कॉज होगी। और नंबर 5, उस मुकदमे में उठने वाले जो इश्यूज होंगे उनके सेटलमेंट में आने वाली कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस को भी कोर्ट ध्यान रखेगी ट्रांसफर एप्लीकेशन के फाइनल करने के पहले। अब बात उठेगी कि सेक्शन 22 में डिफेंडेंट कब तक यह एप्लीकेशन ला सकता है। तो सेक्शन 22 कहता है कि वेयर सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन competent court, then the defendant can make application for transfer of the case before as earliest as possible। पहली चीज कहता है जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लेके आइए, और जिन जिन मामलों में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होनी है वहां इश्यू के फ्रेम करने से पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जब एप्लीकेशन देंगे विद एफिडेविट तो नोटिस इश्यू होगी दूसरे पार्टी को, उसको सुना जाएगा ट्रांसफर की एप्लीकेशन को फाइनल करने के पहले। लेकिन जहां पर कोर्ट ने सुओ मोटो इस पावर का इस्तेमाल किया है वहां नोटिस देने की शर्त जरूरी नहीं मानी जाएगी। अब आते हैं कि आखिर सेक्शन 23 में यह बताया गया कि एप्लीकेशन किस कोर्ट में देनी पड़ेगी। तो यहां पर 4 चीजें निकल के आती हैं। नंबर 1, वो सारी सबऑर्डिनेट कंपिटेंट कोर्ट्स जो मुकदमे को सुन सकती हैं, वो अगर एक ही अपीलाट कोर्ट के अंडर में आती हैं तो उस अपीलाट कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाएगी। मतलब अगर सिलचर को देखें तो मान लें कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका मुकदमा सिलचर में 3 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो सुन सकती हैं, तीनों कंपिटेंट हैं। अब इन तीनों के ऊपर जो अपीलाट कोर्ट है वो सिलचर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो आपकी एप्लीकेशन ट्रांसफर की जाएगी सिलचर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर अपीलाट कोर्ट एक से ज्यादा है, लेकिन ये सारे जो अपीलाट कोर्ट्स हैं ये एक ही हाई कोर्ट के अंडर में आती हैं, तो एप्लीकेशन उस हाई कोर्ट को जाएगी जिसके अंडर में अपीलाट कोर्ट्स आती हैं। अगर तीसरी सिचुएशन को देखिए, अगर अपीलाट कोर्ट्स अलग अलग हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं, एक अपीलाट कोर्ट के ऊपर जो कोर्ट हाई कोर्ट बैठी है वो दूसरी है, दूसरी अपीलाट कोर्ट के ऊपर दूसरी हाई कोर्ट बैठी है, अब क्या करेंगे? तब यहां एप्लीकेशन उस हाई कोर्ट में लेके जाएंगे जिसके जुरिडिक्शनल रूप में काम कर रही लोअर कोर्ट में मुकदमा डाला गया है, इंस्टीट्यूट किया गया है, वो हाई कोर्ट एप्लीकेशन सुनेगी। और चौथी बात कहते हैं कि एक स्टेट की लोअर कोर्ट से दूसरे स्टेट की लोअर कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन को ले जाने के लिए, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन ले जाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। अब आते हैं कि सेक्शन 24 जनरल पावर क्या क्या देता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और हाई कोर्ट को। तो ट्रांसफर और विड्रॉल के केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और हाई कोर्ट को लगभग इक्विवेलेंट पावर दिए गए हैं। क्या कहता है? कहता है यहां पर कि जब एप्लीकेशन आएगी विद एफिडेविट आएगी, दूसरे पार्टी को सुन लिया जाएगा, जो भी मामले में अपना पक्ष रखना चाहते हैं ट्रांसफर एप्लीकेशन को लेकर उनको सुना जाएगा, और सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकेगी? नंबर 1, किसी अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से, अपने सबऑर्डिनेट किसी कोर्ट से किसी भी मामले को किसी भी स्टेज पर ट्रांसफर कर सकेगी किसी दूसरे सबऑर्डिनेट कंपिटेंट कोर्ट को। वहां वो ये भी जनरल ऑर्डर दे सकेंगे कि उस मुकदमे में, उस कार्यवाही में, उस प्रोसीडिंग में जिस स्टेज तक पहले वाली कोर्ट ने काम कर दिया है उसके आगे जाएंगे या फ्रेश तरीके से स्टार्ट करेंगे, ये भी जनरल या स्पेशल ऑर्डर वो कोर्ट्स देंगे। आगे समझिए, यहां पर सिर्फ ट्रांसफर का ही पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट को नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट चाहे
तो अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट से किसी भी मामले को किसी भी स्टेज पे जो है उसको विड्रॉ भी कर सकती हैं और विड्रॉ करके उस मामले को खुद निपटाएं, खुद सुने, या अपनी किसी और सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे दें उसको फाइनलाइज करने के लिए, उसमें आगे प्रोसीड करने के लिए। इस पावर में एक और पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मिलती है कि जिस कोर्ट से मामला विड्रॉ किया गया है उस कोर्ट को फिर से मामला वो भेज भी सकते हैं। यह भी पावर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिया गया है। सेक्शन 24 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब इस पावर का इस्तेमाल कर रही होगी तो जितने भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वहां काम करेंगी या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में जो कोर्ट्स काम करेंगे वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में के सबऑर्डिनेट माने जाएंगे। जनरली हम ये जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इक्विवेलेंट्स होते हैं, लेकिन ट्रांसफर एप्लीकेशन को फाइनलाइज करते समय सारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज सबऑर्डिनेट माने जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है सेक्शन 24 को जब आप पढ़ेंगे कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किसी कॉमन कॉज कोर्ट से किसी मामले को ट्रांसफर किया किसी दूसरी कोर्ट को, तो जो दूसरी कोर्ट होगी वो उस मामले को निपटाने के लिए कॉमन कॉज कोर्ट ही मानी जाएगी, वो कॉमन कॉज कोर्ट के ही पावर का इस्तेमाल करेगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 25 कहता है कि अगर एक हाई कोर्ट से मामले को दूसरे हाई कोर्ट में ले जाना है या एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट से, एक स्टेट की किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से मामले को किसी दूसरे स्टेट की सबऑर्डिनेट कोर्ट में ले जाना है, तो आपको एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट के साथ आएंगे, अपनी बातें आप रखेंगे। जो पार्टीज वहां अवेलेबल होगी जो ये कहेगी कि हमें सुना जाए, सुप्रीम कोर्ट उन्हें भी सुनेगी और सुन करके डिसीजन देगी। सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को मामले को सुनने के बाद ये लगता है कि आप जो एप्लीकेशन लेके आए इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये फिक्शिशियस है, आपका ग्राउंड फिक्शिशियस है, आप सिर्फ कोर्ट को परेशान करने के पर्पज से आए हैं, तो आपको पेनलाइज भी किया जाएगा, आपको कंपनसेशन भी अवॉर्ड किया जाएगा जो आपको फुलफिल करना होगा, और ये अवॉर्ड अमाउंट जो है वो मैक्सिमम 2000 रुपए की होगी। तो ये चीजें सेक्शन 22 से 25 में रखे गए कि क्या एप्लीकेशन होगी, कहां देंगे, जनरल पावर क्या है और सुप्रीम कोर्ट कैसे कंडक्ट करती है। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे इलस्ट्रेशंस जहां पर कोर्ट्स ने ट्रांसफर एप्लीकेशन अलाउ की और कुछ ऐसे जहां पर ट्रांसफर एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। अगर मान लीजिए जो पार्टी है उसके दिमाग में ये रीजनेबल तरीके से डाउट आ गया है और उसके पास ग्राउंड है कि उसे फेयर और इंपार्शियल ट्रायल नहीं चल सकता है कोर्ट में, तो ट्रांसफर एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। अगर जो बैठा हुआ जज है वो किसी पार्टी उस मुकदमे की किसी पार्टी के साथ बायस है, रूल अगेंस्ट बायस वाले नियम के आधार पर भी ट्रांसफर एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। अगर ट्रांसफर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के खिलाफ सेम कॉज ऑफ एक्शन पे मुकदमे कर रखे हैं। हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ, वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे अलग अलग कोर्ट्स में कर रखे हैं, तो वहां भी ट्रांसफर एप्लीकेशन अलाउ की जाएगी। जहां ट्रांसफर एप्लीकेशन अलाउ करना इसलिए भी फायदेमंद हो कि इसमें मुकदमे के खर्चे बचेंगे, कन्वीनियंस जो है वो केस में ज्यादा अच्छी आएगी, वहां भी ट्रांसफर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी। जहां विटनेसेस के इंटरेस्ट को देखते हुए, पार्टीज के इंटरेस्ट को देखते हुए समय कोर्ट का बचाने का मुद्दा भी सॉल्व होता हो ट्रांसफर एप्लीकेशन में, वहां भी ट्रांसफर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अब वहीं दूसरी ओर जहां पार्टी को सिर्फ उसके दिमाग में संदेह हो, उसको कोई रीजनेबल ग्राउंड ना हो कि फेयर और इंपार्शियल ट्रायल नहीं हो सकता है, वहां पर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। कोई पार्टी इसलिए एप्लीकेशन लेके आती है ट्रांसफर की कि उस कोर्ट में एडजमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है, वो कोर्ट ज्यादा एडजमेंट अलाउ नहीं करती, ट्रांसफर एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाएगी। अगर कोई पार्टी इसलिए एप्लीकेशन लेके आती है ट्रांसफर की कि उसने इंजंक्शन मांगा था और कोर्ट ने नहीं दिया, तो वो कैसे मान ले कि उसे जस्टिस मिलेगा, तो भी ट्रांसफर एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाएगी। अब कोई पार्टी ये कहती है
कि उस मामले में जो जज बैठा हुआ है वो उसकी राइवल कम्युनिटी का है, इसलिए उसे जस्टिस नहीं मिलेगा, तो इस ग्राउंड पर भी लाई गई एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि एप्लीकेशन इस ग्राउंड पे लाई गई है कि जो बंदा जो अपोजिशन का है वो इन्फ्लुएंशियल है, उसका बहुत प्रभाव है, उस क्षेत्र में उसका एक अच्छा खासा प्रभाव है, तो इस भी ग्राउंड पे लाई गई एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। अब इस मुकदमे पर एक लीडिंग केस आती है मनेका संजय गांधी वर्सेस रानी जेठमलानी की, जिसमें 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने यह एस्टैब्लिश किया कि फेयर एंड इंपार्शियल ट्रायल जो होगा यह साइन क्वा नॉन है पूरे जुडिशियल सिस्टम का, और ट्रांसफर एप्लीकेशन को फाइनल करते समय कन्वीनियंस एक तरफ है, जो सबसे पैरामाउंट कंसिडरेशन अगर कोर्ट्स देखेंगी वो देखेंगी फेयर एंड इंपार्शियल ट्रायल। अगर फेयर और इंपार्शियल ट्रायल हो सकता है, हो रहा है उस कोर्ट में, तब ट्रांसफर एप्लीकेशन जनरली एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लेकिन अगर फेयर और इंपार्शियल ट्रायल नहीं हो रहा तो भले थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस पार्टीज को हो जाए, थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस बाकी लोगों को हो जाए, लेकिन वो ट्रांसफर एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। इतनी बातें ट्रांसफर ऑफ केसेस में सेक्शन 22 से 25 तक मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक समझने में आपको आसानी होगी। सीपीसी लेक्चर सीरीज में अगला जो विषय आपके सामने लेके आऊंगा वो ऑर्डर नंबर 22 होगा। ये काफी कंफ्यूजिंग ऑर्डर है। इसमें यह डिस्कस किया जाएगा कि अगर पार्टीज के मुकदमा फाइल कर देने के बाद दोनों पार्टीज में से कोई पार्टीज एक्सपायर कर जाती है, या प्लांटिफ या डिफेंडेंट कोई लड़की है, कोई फीमेल है, और उसके बाद वो शादी कर लेती हैं, या जो प्लांटिफ या डिफेंडेंट हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इस इंसॉल्वेंसी का, इस डेथ का, इस मैरिज का क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या उनका राइट टू सू बना रहेगा या कोलैप्स कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, केस अबेट कर जाएगी या सरवाइव रहेगी? इन सारे विषय को लेकर अगले लेक्चर में आपके समझ उपस्थित होऊंगा। अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों और ऐसे लोगों से जो लॉ की दुनिया से जुड़े हुए हैं उन्हें इस चैनल को रेफर कीजिए। उम्मीद करता हूं कि अपनी बात समझाने में मैं सफल रहा। अगले लेक्चर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।